ये एनीमे शुरू होते ही हमें ले जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड की कैपिटल सिटी में जिसका नाम है लेबिरिंथ सिटी। और ये नाम पड़ा है इसके मेज जैसे लेआउट की वजह से। नैरेटर बताता है कि ये सिटी एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी की जगह मानी जाती है, लेकिन साथ ही बहुत डेंजरस भी है। हर पाथ पे कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है जो तुम्हें टोटली ऑफ गार्ड ले सकता है। शुरू में हमें मिलवाया जाता है निक से, जो एक पॉपुलर एडवेंचरर ग्रुप मास्टर्स ऑफ वॉर का बहुत हाई लेवल वॉर सोर्समैन है, और यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। निक अपने करंट लाइफ से काफी खुश है। उसके पास एक सुपर प्रिटी गर्लफ्रेंड है और उसका ड्रीम है कि उसकी टीम जल्दी ही सबसे टॉप रैंक पे पहुंचे, जो कि उसका बचपन से सपना रहा है। लेकिन अचानक उसकी लाइफ में बड़ा झटका आता है जब उनके ग्रुप का लीडर आर्गस उसे बिना किसी सॉलिड रीजन के पार्टी से बाहर कर देता है। निक शॉक में आ जाता है। वो आर्गस से पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो आर्गस बोलता है कि निक डॉग की तरह लड़ता है और पार्टी में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये सुनकर निक की दुनिया लिटरली हिल जाती है, क्योंकि उसने तो आर्गस को एक फादर फिगर की तरह देखा था, स्पेशली क्योंकि उसके खुद के पिता नहीं थे। वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है ताकि थोड़ा बेटर फील करे, बट वहाँ उसे और बिगर हार्ट ब्रेक मिलता है जब उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है कि अब जब वो पार्टी में नहीं है तो उनके ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि वो किसी निकम्मे को डेट नहीं करना चाहती। निक कैफे में अकेले चुपचाप बैठा रहता है, यहाँ तक कि जब वो चली जाती है तब भी। और तब उसे स्लोली रियलाइजेशन होता है कि वो लड़की सिर्फ पार्टी के नाम और फेम की वजह से उसके साथ थी। ये सब उसके लिए बहुत हार्ड हिटिंग था, और फिर वो वही करता है जो कोई भी टिपिकल दुखी इंसान करता। अपने कमरे में बंद होकर एक कंप्लीट लोनली ओटाकू बन जाता है और अपनी इंटरनेट आइडल एगिट में खुद को डुबो देता है। निक पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है एगिट से, बस अपनी रियलिटी से बचने के लिए, और अपना सारा टाइम और अटेंशन उसे देने लगता है। लेकिन ये समझने के लिए कि एगिट से उसकी ऑब्सेशन कैसे शुरू हुई, हमें थोड़े फ्लैशबैक्स में ले जाया जाता है। ब्रेकअप के कुछ देर बाद निक अभी भी पूरे बिट्रियल के शॉक में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आर्गस ने ऐसा क्यों किया। फिर एक और फ्लैशबैक में आर्गस बताता है कि उसने निक को इसलिए निकाला क्योंकि उसे लगता था कि निक खुद को उससे बेटर समझने लगा है और उसकी जगह ग्रुप का लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर निक और भी शैटर्ड हो जाता है। तभी बारिश में भीगी हुई एक ब्लू हेड लड़की निक के पास आती है और उसे थोड़ा चीयरअप करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि लाइफ में इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ है। निक उसे बताता है कि उसका हैप्पीनेस अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो लड़की उसे एक टिकट देती है अपने फर्स्ट शो की, और रिवील करती है कि वो खुद एक अपकमिंग आइडल है। निक इनिशियली उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जाते वक्त वो लड़की कहती है कि उसका शो देखना उसे डेफिनेटली अच्छा फील कराएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक उस इवेंट में पूरी एनर्जी से अगेट को चीयर कर रहा होता है, और वहीं से उसकी नई ऑब्सेशन शुरू होती है। वो अगेट का सबसे बड़ा फैन बन जाता है, उसके मर्च खरीदता है, पोस्टर से अपना पूरा कमरा भर लेता है। लेकिन फिर एक दिन उसे समझ आता है कि उसके पास अब बेसिक चीजों जैसे फूड और क्लोथ्स के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, और बिना एडवेंचरर बने वो लेबिरिंथ सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए निक डिसाइड करता है कि वो फिर से एडवेंचरर बनेगा और एक नया ग्रुप बनाएगा, बट इस बार उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है ताकि वो फिर से अपना लोनली फैन बॉय लाइफ एंजॉय कर सके और अगेट की दुनिया में डूबा रह सके। जब वो न्यूबीज के साथ मिलने जाता है तो वहाँ एक लेवल 1 लड़के से बात करने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो पास जाता है आर्गस की टॉक्सिक वॉइस उसके दिमाग में गूंजने लगती है, जो उसे बार बार याद दिला रही होती है कि वो कभी भी एक लीडर बनने लायक नहीं है। इससे निक का इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है, और इतने में कोई और उस नूब को ले जाता है और वो किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। निक का सारा दिन वेस्ट चला जाता है। वो हर जगह ऑकवर्ड फील करता है और रियलाइज करता है कि एक प्रॉपर ग्रुप बनाने में वो टोटली फेल हो गया है, और आर्गस के लास्ट वर्ड्स ने उसकी सारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस क्रश कर दी है। अब निक की एक ही विश बची थी, किसी भी तरह आर्गस से बदला लेना, लेकिन वो खुद ही जानता है कि ये करना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके जैसे लेजेंडरी ग्रुप दोबारा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और नए दोस्त ढूंढने की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसलिए निक अब बस अकेले बैठकर ड्रिंक करता है और चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। बार के अंदर बाकी सारे लोग अपने नए नए एडवेंचर ग्रुप्स के साथ सेलिब्रेशन मूड में हैं। सबके चेहरे पे खुशी है एक्सेप्ट निक। तभी 3 और लोग बार में एंटर करते हैं और सेम टेबल पर बैठ जाते हैं जहां निक बैठा होता है, क्योंकि वही सिर्फ एक फ्री टेबल था पूरे रेस्टोरेंट में। सीन थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि उन चारों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, और निक रियलाइज करता है कि ये तीनों भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। फिर उसकी नजर जाती है उस मिस्टीरियस लड़की पर जिसके पास एक मैजिक केन और एक शाइनी स्टोन जेम होता है। उसका वाइब एकदम अलग था। पूरी टेबल पर बस उसी की प्रेजेंस रेडिएट हो रही थी, और निक को लगता है कि वो बाकी सबसे एकदम अलग है। वो धीरे धीरे गैस करने लगता है कि ये तीनों लोग कौन हो सकते हैं। उसे लगता है वो लड़की डेफिनेटली एक मैजिशियन है, दूसरा मेंबर एक क्लैरिक है जो पहले से ही ड्रंक लग रहा था, और निक को उसकी बॉडी से विमेंस परफ्यूम की स्मेल भी आ रही होती है, जिससे लगता है कि शायद वो अभी अभी किसी क्लब से आया है और क्लियरली किसी सौरों में डूबा हुआ है। तीसरी लड़की दिखती है हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन, यानी वो ड्रैगन रेस की मेंबर है। इतने में वेट्रेस और ड्रिंक्स ले आती है, और उसी मोमेंट में निक अपना ड्रिंक उठाता है और खुद के नाम पर टोस्ट करता है। वो लाउडली कहता है कि उसे अब आर्गस से, अपनी ब्यूटीफुल एक्स गर्लफ्रेंड से और उन पुराने एडवेंचरस दिनों से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही वो ये ड्रामेटिक लाइन बोलकर ग्लास स्लैम करता है, बाकी तीनों लोग भी एग्जैक्ट सेम लाइन बोलते हैं, अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। यह सुनकर निक एकदम शॉक्ड रह जाता है। फिर एनीमे हमें एक एक करके इन तीनों कैरेक्टर्स का शॉर्ट बैक स्टोरी दिखाता है कि क्यों ये तीनों भी अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल निक की तरह। सबसे पहले आती है वो सॉर्सरस लड़की जिसका नाम है टियाना। वो एक प्यारी और काइंड हार्टेड गर्ल है जो मेज बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, और ये उसके लिए एक नॉर्मल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग डे थी। उसके ट्रेनिंग के बाद उसका स्कूल हेडमास्टर उससे मिलता है और बताता है कि उसने सारे मैजिक एलिमेंट्स मास्टर कर लिए हैं और अब वो पूरे स्कूल की सबसे पावरफुल सॉर्सरस बन चुकी है। ये सुनकर टियाना सुपर हैप्पी हो जाती है और उस दिन एक पीसफुल माइंड के साथ स्कूल से निकलती है। फिर वो एक नियर बाय रेस्टोरेंट जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसका फियांसे एलेक्स वहाँ है क्या। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ वो अंदर है, बट साथ में एक और लड़की लिन भी आई थी, पर टियाना उसकी बात इग्नोर कर देती है और अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एलेक्स पहले से ही लिन के साथ बैठा हुआ है। टियाना सुपर एक्साइटेड होकर एलेक्स को बताती है कि वो अब पूरे स्कूल की टॉप मेज है और इतनी छोटी उम्र में लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने वाली इकलौती स्टूडेंट बनी है। लेकिन एलेक्स इस पर कोई ध्यान नहीं देता और उल्टा उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने लगता है, जैसे कि उसने लिन को कॉमनर होने की वजह से बुली किया है और वो टीचर्स को सीड्यूस करके अच्छे मार्क्स लेती है। इवन हेडमास्टर की अप्रूवल भी इसी वजह से मिली। ये सब सुनकर टियाना पूरी तरह स्टंट हो जाती है क्योंकि ये सब स्ट्रेट अप लाइज थे। वो दोनों को ये सब बंद करने को कहती है, बट एलेक्स स्टिल इग्नोर करता है और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते बोल देता है कि उसे इंसल्ट फील होता है कि टियाना उससे बेटर है बस इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। मतलब लेजिट छोटा सोच और छोटे ईगो वाला इंसान, पूरा स्मॉल डी एनर्जी वाला बंदा जो एक पावरफुल लड़की को संभाल ही नहीं पाया। बेसिकली एलेक्स इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड हर चीज में उससे बेहतर है। अपनी इनसिक्योरिटी में वो रिलेशनशिप खत्म कर देता है और कहता है कि वो लिन के साथ बेटर है। फिर रिवील होता है कि टियाना और एलेक्स की एंगेजमेंट उनके फैमिलीज की आपसी डील थी, अरेंज थी, प्यार वाली नहीं। अब ब्रेकअप के बाद टियाना को उसके पापा और फैमिली दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और उसे घर से निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे शहर छोड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद टियाना उस घर पर पहुंचती है जो उसका और एलेक्स का न्यू मैरिड कपल होम होने वाला था, लेकिन अब वो बस खाली पड़ा है, जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ चला गया हो। उसे अब रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह अकेली है। उसके अपने ही लव्ड वंस और फैमिली ने उसे धोखा दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अमेजिंग मेज है जो दूसरों से बेहतर है, और यही बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। सब कुछ झेलने के बाद अब टियाना की आंखों में एक अलग ही डेविलिश लुक आ चुका है। अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती और उसका ये फियर्स लुक लोगों को इतना डराता है कि जैसे ही कोई उसकी तरफ देखता है वो चिल्लाते हुए भाग जाते हैं जैसे वो कोई डेंजर हो। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कोशिश करती है ज्यादा स्माइल करने की, लेकिन अब उस चेहरे से वो कड़वाहट मिटती ही नहीं। अपने ही लोगों से हार्श तरीके से ट्रीट होने के बाद उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो जाती है और उसके नोबल फैमिली ने भी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। काम ढूंढने निकली टियाना को कोई भी नौकरी नहीं देता, हर जगह से रिजेक्शन ही मिलती है। थकी हारी वापस घर लौटते हुए उसकी नजर एक एड पर पड़ती है, रेस में बैटिंग लगाकर जल्दी अमीर बने, और फर्स्ट बैट में तो वो सच में जीत भी जाती है। बस फिर क्या था, वो एडिक्टेड हो जाती है बैटिंग में और एक के बाद एक रेस पर बैट करती जाती है, लेकिन एंड में सब कुछ हार जाती है। अब टियाना सैड और फ्रस्ट्रेटेड है, खुद से डिसअपॉइंटेड है और सोच रही होती है कि अब उसका क्या होगा। उसी उदासी में वो बाहर निकलती है और तभी उसे एडवेंचरस रूकी क्लब का एक एड दिखता है और वो डिसाइड करती है कि अब वही उसकी नई जर्नी होगी। लेकिन जैसे ही वो उस एड को पढ़ रही होती है, एक लड़का उससे आकर कहता है कि वो अपनी पार्टी में उसे जगह देना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ देखती है, उसकी आईज इतनी इंटेंस होती हैं कि वो बंदा डर के मारे भाग जाता है। और इसी तरह टियाना निक के साथ उसी बार में पहुंच जाती है। इसके बाद निक क्लैरिक लड़के से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो अपना नाम बताता है, जैन एक दूसरे फेमस शहर से आया था जहाँ वो मेडलर गॉड के टेम्पल में प्रीस्ट था और पूरा शहर उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो जेन्युइनली काइंड और हेल्पफुल इंसान था। उसी शहर में मर्ल नाम की नोबल फैमिली की एक लड़की थी जो जैन के लिए अक्सर हर्ब्स लाया करती थी, और एक दिन रात को वो फिर हर्ब्स लेकर आती है और जैन को थैंक करने के बाद उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है। जैन थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे पोलाइटली समझाता है कि वो अभी बहुत छोटी है और उसे अपने एज ग्रुप में किसी को ढूंढना चाहिए। साथ ही वो उसे कहता है कि एक प्रीस्ट होने के नाते वो वाव ले चुका है और किसी से डेटिंग या लव रिलेशन नहीं रख सकता, इसलिए वो वापस घर चली जाए। मर्ल को ये बात बुरी लगती है और गुस्से में वो उसे जोर से चिल्लाकर बोलती है कि वो उससे नफरत करती है और बाहर भाग जाती है। फिर वो जैन से बदला लेने की साजिश करती है और उस पर यह झूठा आरोप लगाती है कि उसने मर्ल के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। अथॉरिटीज आकर जैन को अरेस्ट कर लेती हैं और 3 महीने तक जेल में बंद कर देती हैं। फिर उसे सिटी से बैनिश कर दिया जाता है। बाद में वो अपने एक पुराने फ्रेंड के पास जाता है जो अभी तक पूरी स्टोरी नहीं जानती थी। वो उसे अपने घर रुकने देती है और उसी रात उनके बीच एक लविंग मोमेंट भी होता है। अगली सुबह वो लड़की उसे खाना देती है और सजेस्ट करती है कि वो लैबिरिंथ सिटी में जाकर एडवेंचरर बन जाए, शायद इससे उसकी जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ जाए। जाते जाते वो उसे कुछ पुराने एडवेंचरर गियर भी देती है जो किसी पुराने टेनेंट ने पीछे छोड़ दिया था। जैन फिर अपना पास्ट प्रीस्ट वाला लाइफ छोड़कर एडवेंचर की दुनिया में खुद को ढूंढने निकल पड़ता है और इसीलिए वो अब ड्रिंक करना और अलग अलग लड़कियों से मिलना पसंद करता है। निक थोड़ी देर बाद कमेंट करता है कि उम्मीद है ये सब बस ड्रंकन स्टोरी नहीं है, लेकिन जैन बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि बार से निकलते ही वो लैबिरिंथ सिटी के डीमन किंग को मारने वाला है रिच बनने के लिए। निक इस बात को सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर कर देता है। फिर निक ड्रैगन गर्ल कैरन से कहता है कि अब उसकी बारी है अपना स्टोरी शेयर करने की, तो वो बताती है कि उसके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो उससे चोरी हो गई और जिसने उसे बिट्रे किया वो इंसान था जिसे वो कभी सस्पेक्ट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रंक होती है तो वो पूरे टाइम रैंडम बातें करती रहती है, रोती है और ड्रिंक करती रहती है। फिर निक को एक सपना आता है जिसमें वो फिर से उन तीनों लोगों से मिलता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो खुद को टियाना के घर में पाता है। पहले तो उसे लगता है शायद ये सब ड्रीम था, बट फिर वही 3 लोग वहीं होते हैं और सबको समझ ही नहीं आता कि
कि वो वहाँ कैसे पहुंचे। चूंकि कोई भी एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं जानता और ना ही किसी एक पार्टी का हिस्सा है, इसलिए टियाना पोलाइटली कहती है कि सबको अब निकल जाना चाहिए। सब बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी निक सबको रोकता है और एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच देता है, जैसे कभी आइडल एगेट ने उसे दी थी जब वो डिप्रेस्ड था। फिर वो आइडिया देता है, अगर हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते तो क्यों ना हम सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करें और मिलकर एक नई पार्टी बनाएं जो उन सबसे बदला ले जो हमें छोड़ गए। और सरप्राइजिंगली सब अग्री कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ देर बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ एक लेडी इन सबका स्वागत करती है। वो जैसे ही प्रोटैगोनिस्ट को देखती है उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो पहले मास्टर्स ऑफ वॉर नाम के सुपर फेमस ग्रुप का हिस्सा रह चुका होता है। इसी के साथ वो लेडी ये भी कंफर्म करती है कि इस ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जिसने एक सी क्लास लैबिरिंथ को किसी मिरेकल की तरह सर्वाइव किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी थोड़ी अजीब सी ड्रैगन गर्ल कैरन होती है। वो थोड़ी शर्माती है लेकिन मान लेती है कि हाँ वो बच गई थी, और पूरे ग्रुप को उस पर प्राउड फील होता है। इसके बाद वो लेडी पूछती है कि ये लोग अपने नए ग्रुप का नाम क्या रखना चाहेंगे, तो निक डिसाइड करता है कि उनके ग्रुप का नाम होगा द सर्वाइवर्स। अब इनकी होती है पहली ऑफिशियल ग्रुप मीटिंग और निक प्रपोज करता है कि ग्रुप में 3 रूल्स होंगे ताकि सब कुछ स्मूथ चले और कोई भी इन लॉस को ब्रेक ना कर पाए। पहला रूल, किसी को भी किसी के फेवरेट हॉबी को शेम करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा रूल, पार्टी की फिनेंसिस पर पूरी नजर रखनी होगी। और तीसरा, हर एडवेंचर के बाद सबको जिंदा वापस आना ही पड़ेगा। फिर निक बोलता है कि वो ग्रुप का पैसा मैनेज करेगा, लेकिन टियाना की सुपरविजन में, और प्रीस्ट उस सेफ को देखेगा जिसमें ट्रेजर रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि सबका पास्ट एक्सपीरियंस ट्रस्ट को लेकर काफी टॉक्सिक रहा है, सब प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर निक पैसे मैनेज करेगा तो वो सबसे ज्यादा फायदा उठा लेगा। यहीं से एक सीरियस टॉपिक उठता है, ट्रस्ट। सब सही बोलते हैं कि वो लोग स्ट्रेंजर्स हैं और नेचुरली एक दूसरे पे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब अग्री करते हैं कि पास्ट के इमोशनल बैगेज को छोड़ देना चाहिए और एक बार फिर से ट्रस्ट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वे सभी बार में एक दूसरे को मिले, मतलब शायद ये चांस ही था एक बेटर लाइफ का, वरना फिर वही बोरिंग डिप्रेसिंग दिन जीते रहेंगे। इस थॉट के साथ बात खत्म होती है, सीन कट होता है और अब ये ग्रुप निकलता है अपनी पहली मिशन पर, एक जी क्लास लैबिरिंथ जिसका नाम होता है विस्कस एक्वेडक्ट। क्योंकि ये लोग एक रूकी ग्रुप माने जाते हैं, तो ये लोग सिर्फ 2 और लैबिरिंथ्स कर सकते हैं और उनके बॉसेस को हराकर ही एफ क्लास में रैंक अप कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट बाकी सबको समझाता है कि ये जी क्लास वाले मेज ज्यादा हार्ड नहीं होते, बल्कि ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जहाँ नए एडवेंचरर्स को सिखाया जाता है कि लैबिरिंथ कैसे वर्क करता है। जैसे ही ये लोग टेंपल में एंटर करते हैं, इनकी नजर पड़ती है स्लाइम पर, जो इनका पहला रियल प्रे होने वाला है। ये लोग रुक के ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट सबको बताता है कि ये स्लाइम्स भले ही हार्मलेस लगें, लेकिन ये लिटरली कुछ भी खा सकते हैं और खा खाकर ग्रो भी कर जाते हैं। कुछ तो इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे के पूरे फार्म और गायें तक खा जाते हैं। लेकिन निक ये भी बताता है कि बेबी स्लाइम्स को मारना इजी है, बस उनके बॉडी से जेम निकाल दो और हो गया काम तमाम। ग्रुप अब और अंदर घुसता है लैबिरिंथ में और निक सोचने लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया ग्रुप बनाने का। रास्ते में सब उससे पूछते हैं कि इस जी क्लास लैबिरिंथ में और कौन कौन से मॉन्स्टर्स होते हैं, तो निक बताता है ज्यादातर स्लाइम्स और गॉब्लिन्स, लेकिन ए रैंक लैबिरिंथ में आएगा डीमन लॉर्ड बॉस फाइट और हर एडवेंचरर गिल्ड उसे जीतने की कोशिश कर रही होगी। फिर निक सबको वार्न करता है कि ये स्लाइम्स छोटे जरूर होते हैं, पर ये अपने स्लाइम पार्ट्स को शूट कर सकते हैं, इसलिए कभी गार्ड डाउन मत करना। लेकिन टियाना अब भी इन्हें क्यूट और हार्मलेस समझती है और उसी वक्त एक स्लाइम उस पर अटैक कर देता है। टियाना गुस्से में आ जाती है और स्लाइम पर स्पेल फेंकती है, लेकिन ध्यान ना रखने के कारण उसकी मैजिक ब्लास्ट सीधा जा लगती है कैरन को। और फिर शुरू होता है लड़कियों का क्लासिक आर्ग्यूमेंट। कैरन को लगने लगता है कि वो अब टियाना पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे वार्न करती है कि अगर अगली बार उस पर ब्लास्ट किया तो उसे मिलेगा एक ड्रैगन का फायर ब्रेथ। अब ग्रुप पहुंचता है लैबिरिंथ के टॉप पर, जहां जेन को दिखता है एक जायंट स्लाइम। निक बताता है कि ये है स्लाइम बॉस। बिना टाइम वेस्ट किए टियाना अपना पावरफुल आइस डैगर स्पेल कास्ट करती है। स्लाइम एक्सप्लोड हो जाता है और लकीली किसी को चोट नहीं आती। फिर ये लोग मॉन्स्टर से जेम निकाल लेते हैं, जिसे बाद में पैसे में एक्सचेंज किया जा सकता है। लैबिरिंथ से बाहर आने के बाद निक एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, वो ग्रुप की पोजीशन असाइन करता है। वो सबसे पहले खुद के बारे में बताता है कि कॉम्बैट सिचुएशंस में वो लीडर रहेगा और एक्सप्लोरेशन में भी गाइड करेगा, क्योंकि उसका पास्ट एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। लेकिन उसे ना मैजिक आता है, ना हीलिंग, और ना ही वो हैवी वेपन्स यूज कर सकता है जैसे कैरन कर सकती है। फिर वो सजेस्ट करता है कि सबको अपने अपने वीकनेसेस बतानी चाहिए ताकि ग्रुप के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो सके और सब एक दूसरे की लिमिट समझ सकें। लेकिन अभी वो लोग स्ट्रेंजर्स हैं, इसलिए बाकी लोग हेजिटेट करते हैं। निक समझाता है कि अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी कमजोरी इसलिए शेयर की ताकि ट्रस्ट की शुरुआत हो। जैन उसकी बात मान लेता है और बताता है कि वो एक हीलर है, लेकिन उसकी वीकनेस ये है कि हीलिंग के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। इसके बाद टियाना उठती है, कैरन के सामने जाती है और उससे माफी मांगती है। फिर वो सबको अपनी स्ट्रेंथ्स बताती है, विंड और वाटर मैजिक, साथ में पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स, लेकिन वो फायर मैजिक में टोटली जीरो है और कैरन जैसी ड्रैगन एबिलिटीज उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो बताती है कि क्लोज कॉम्बैट में वो एकदम वल्नरेबल है और दूसरों के वेपन्स यूज करना उसे नहीं आता। कैरन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि टियाना इतनी ज्यादा स्वीट है। जैसे ही वो जंगल में बैठती है, टियाना को ठंड लग जाती है और फिर कैरन छींकती है और टियाना के लिए आग का एक छोटा सा धुआं उगल देती है। लेकिन टियाना गुस्से में बोलती है, तू मेरे फेस पे एम कर रही थी क्या? इस पर पूरी टीम हंसी में पड़ जाती है। एक दूसरे की वीकनेसेस जानने के बाद वो लोग
जंगल में अगले लेबिरिंथ का एंट्रेंस ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो गोब्लिन की टेरिटरी में आ जाते हैं। यहीं पर निक अपनी असली ताकत दिखाता है और कुछ ही सेकंड्स में ढेर सारे गोब्लिन्स को हरा देता है, जिससे बाकी टीम चौंक जाती है। फिर टीम की रैंक बढ़ाने और ज्यादा जेम्स इकट्ठा करने के लिए टियाना एक मैजिकल डिटेक्शन स्पेल करती है और सबको बताती है कि 500 मीटर दूर और भी गॉब्लिन्स हैं। ज़ेन उसे बताता है कि इतने दूर से दूसरे मैजिक सोर्सेज को डिटेक्ट करना आम बात नहीं है, क्योंकि वो सारे मैजिकल आर्ट्स को समझता है। इसके बाद टीम में एक बड़ी बहस होती है कि निक अपने असली ताकत को छिपा रहा है। सब ये मानते हैं कि निक का असली कमजोर पहलू ये है कि वो अपनी ताकत को छुपाता है और उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं है, जबकि वो असल में बहुत ज्यादा मजबूत है। कैरन को यह भी ध्यान आता है कि निक ने पूरे गॉब्लिन ग्रुप में से सिर्फ एक गॉब्लिन को कैरन के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही ये बहस बढ़ती है, टियाना चेतावनी देती है कि उसने जंगल के अंदर एक और बहुत ताकतवर मैजिकल सोर्स डिटेक्ट किया है जो सिर्फ एक गॉब्लिन नहीं हो सकता। निक समझाता है कि ये शायद ओगर या एक इवॉल्व्ड हॉबगॉब्लिन हो सकता है, जो हर टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। निक कहता है कि इस बार सब कुछ उन्हीं पर और कैरन पर निर्भर करेगा, क्योंकि इवॉल्व्ड गॉब्लिन्स और ओगर्स मैजिक अटैक्स से बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। इसलिए ज़ेन और टियाना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए काम आ सकते हैं और निक और कैरन को अपनी ताकत से मॉन्स्टर को मारने की जरूरत है। कैरन का भारी सोर्ड उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। वो लोग मॉन्स्टर के लेयर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो एक विशाल ओगर की रक्षा कर रहे होते हैं। कैरन वही करती है जो निक ने कहा और वो आगे बढ़ती है, जबकि बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। ज़ेन और टियाना हीलिंग और बूस्टिंग सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसी बीच निक छोटे गॉब्लिन्स से निपटता है। कैरन सोर्ड में फायर स्पेल डालता है, फिर वो सोर्ड को हवा में उठाता है और ओगर पर अपना फाइनल ब्लो देता है। वो ओगर को काट डालता है और उसे 2 हिस्सों में स्लाइस कर देता है। अब उन्हें सारे गोब्लिन के हॉर्न निकालने हैं। निक को हॉर्न निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है और गलती से वो गिर जाता है, जिससे कैरन का स्पेशल पेन टूट जाता है। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कैरन एक स्ट्रीट मार्केट में उसी नेकलेस को देख रही होती है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अचानक एक मर्चेंट उसे ये कहकर अक्यूज करता है कि उसने पेंडेंट को स्क्रैच किया है और कैरन से पैसा मांगता है। तभी एक एडवेंचरर कैलियोस इंटरवीन करता है और मर्चेंट के स्कीम्स को एक्सपोज करता है। बदले में मर्चेंट को वो नेकलेस फ्री में देनी पड़ती है। कैरन उस दिन बहुत खुश हो जाती है और कैलियोस के प्रति अपनी लॉयल्टी प्लेज करती है। कैरन हमेशा फ्रंटलाइन पर जाती थी जब भी डंजन रेड करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैरन को कभी ये फील नहीं हुआ कि लोग उसे सिर्फ उसकी ड्रैगन काइंड की वजह से यूज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब कैलियोस ने उसे छोड़ दिया और कैरन को धोखा दिया, तो कैरन को समझ में आ गया कि वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर दूसरों का काम कर रही थी। एक दिन एक जायंट स्नेक के पॉइजन से वो बेहोश हो जाती है और कैलियोस ने मॉन्स्टर को मारने के बाद कैरन को मरने के लिए छोड़ दिया और कैरन का ड्रैगन किंग जेम भी चुरा लिया। काफी दिन निकल गए, लेकिन कैरन को कैलियोस का कोई सुराग नहीं मिला और आखिरकार उसने उसे ढूंढना छोड़ दिया। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद कैरन ने 5th नाम के एडवेंचरर से मुलाकात की, जो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। वो लैबिरिंथ्स को अकेले एक्सप्लोर करता था और खाने का बहुत शौकीन था। इससे कैरन को खाने में सुकून मिला, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खाने से भूल सकती थी। हालांकि निक की तरह कैरन ने भी एक जॉब ढूंढने का डिसीजन लिया ताकि वो अपनी खाने की दीवानगी को सपोर्ट कर सके। अब वापस प्रेजेंट में निक परेशान नजर आता है, क्योंकि वो उसी नेकलेस को ढूंढ रहा है ताकि कैरन का टूटा हुआ पेंडेंट रिप्लेस कर सके। एक दिन वो अगेट के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी बताता है। अगेट उसे सलाह देती है कि ज्यादा सोचने की बजाय सिर्फ अच्छा दोस्त बने रहे। वो दिन आता है जब निक कैरन के पास जाता है और पता चलता है कि कैरन को पेंडेंट टूटने का कोई गम नहीं है। वो बताती है कि अब उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर है। सर्वाइवर्स को रैंक F प्रमोशन मिल गया है और इसी वजह से बाकी एडवेंचरर्स की नजरें भी अब उन पर टिकने लगी हैं। शुरुआत तो सॉलिड हो गई है, तो सबने सोचा चलो छोटी जीत को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा चिल मार लेते हैं साथ में। फिर मिस विलम्मा उनका टीम समन करती है और लैबिरिंथ ऑफ बॉन्ड की खोज के लिए जॉब ऑफर करती है, जहां उन्हें होली स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड ढूंढना है। लैबिरिंथ ऑफ बॉन्ड में उन्हें मैन मेड मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें केरेन अपनी फ्लेम्स से जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। गिल्ड से मिली मैप को फॉलो करते हुए टीम एक खाली कॉरिडोर में पहुंचती है, जहां एक लाइट जलती है। निक आगे बढ़ता है और जैसे ही वो एरिया चेक करता है, दीवार खुलती है और उन्हें एक बड़ी हॉलवे दिखाई देती है। टियाना अपनी मैजिक सर्च एक्टिवेट करती है और ये कंफर्म करती है कि रास्ता साफ है, लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए किसी ने लाइट्स चालू कर दी और एक अजीब सी आवाज उनका स्वागत करती है। इधर उधर देखकर वो लोग आवाज की सोर्स ढूंढते हैं और एक डिवाइस पर नजर पड़ती है। निक को शक होता है कि ये वही वेपन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई ब्लेड नहीं है। बॉन्ड को ये बात बुरी लगती है और वो बताता है कि वो असल में सोर्ड ऑफ बॉन्ड है। जैसे ही वो अपनी तारीफ करने लगता है, वो ये भी बताता है कि वो सिर्फ एक लेजेंडरी सोर्ड ही नहीं, बल्कि एक एंजल ग्रेड स्पिरिट वेपन भी है। फिर बॉन्ड अपनी ग्लोरी गाता जाता है और ये कहता है कि वो डंजन क्लियर करने के लिए एक बेहतरीन साथी है, लेकिन निक और बाकी सब ये मानते हैं कि वो उसे बेचने का सोच रहे हैं। बॉन्ड गुस्से में आता है और निक उसे उठाता है, जिससे पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है। तभी गार्डियन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बॉन्ड का प्रोटेक्टर अमलमा गोलेम जाग जाता है। बॉन्ड सबको चेतावनी देता है कि गार्डियन उन्हें तब तक नहीं जाने देगा जब तक वो उसे हरा नहीं देते। टियाना अपनी आइसिकल डांस लॉन्च करती है, लेकिन गोलेम आइस के टुकड़े वापस फेंकता है, जिससे कैरन को चोट लगती है। तुरंत ही निक कूद पड़ता है और अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश देता है। वो अकेले ही दुश्मन से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी काटने की कोशिश बेकार साबित होती है। फिर बॉन्ड बताता है कि गोलेम फिजिकल डैमेज के लिए बहुत रेसिस्टेंट है। इसके बाद बॉन्ड सुझाव देता है कि निक
अपनी ताकत ट्रिगर करे और उसे गोलेम पर इस्तेमाल करे। भले ही निक सोर्ड को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो सोर्ड पूरी तरह से उसका साथ देने से मना कर देती है क्योंकि उसकी टीम से जो उसका कनेक्शन है वो अभी भी थोड़ा वीक है। इसके बाद गोलेम निक को मार देता है और उसकी बॉडी एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जैन उसकी मदद करता है और टियाना मॉन्स्टर को फ्रीज करने की कोशिश करती है। कैरन निक को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और निक माफी मांगता है क्योंकि उसने कैरन का प्रेशियस पेंडेंट तोड़ दिया था। लेकिन कैरन कहती है कि उसे सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब वो पेंडेंट टूट गया तो उसे भी ये रियलाइज हुआ कि वो पास्ट से चिपकी हुई थी और अब फाइनली वो आगे बढ़ सकती है। तभी बॉन्ड निक से कहता है कि वो फिर से उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करे। जैसे ही टियाना और जेन अपनी मौत को स्वीकार करते हैं, जमीन से एक सुपीरियर एंटिटी निकलती है जो निक और कैरन के बॉडीज को फ्यूज करके बनी होती है। उनकी कंबाइंड एबिलिटीज, स्ट्रेंथ और अनस्टॉपेबल विल पावर के सामने गोलेम की बुरी तरह हार हो जाती है। इस लड़ाई के बाद ये साबित हो जाता है कि फ्रेंडशिप की ताकत सच में काम करती है। फिर उन्हें ये जानकारी मिलती है कि सोर्ड एक काउंटर फेट है। फिर मिस विलम्मा उन्हें बताती है कि उनकी मेहनत के उन्हें पैसे मिलेंगे जिससे सबको राहत मिलती है। लेकिन फिर अचानक एक टीन काजुना नाम से सामने आता है जो होली सोर्ड का ह्यूमन फॉर्म है। काजुना खुद को नए मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। अब टीम उसका स्वागत करती है। इस बीच टियाना को अपने पुराने इंस्ट्रक्टर का सपना आता है जिसकी पूरी करियर तब बर्बाद हो गई जब वो अपने एक्स फियांसे द्वारा रचे गए स्कैंडल में फंस गया था। वहीं कैरन और जैन अपने इमोशंस को छुपाते हुए उठते हैं। फिर निक बुरी तरह डर जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लाउडिन उसके सपने में आ जाती है। असल में ये काजुना की टेलीपैथी का काम था जो वो कभी कभी उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ वक्त बाद उन्हें एक और ओगर मिलता है। काजुना अपनी कॉम्बैट एबिलिटी दिखाने के लिए उसे अकेले ही हराने का फैसला करता है। अपनी पैरेलल टेक्निक से वो एक डुप्लीकेट समन करता है और जल्दी से ओगर को हरा देता है। सभी उसकी स्किल की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर काजुना खुलासा करता है कि उसकी टेलीपैथी उसे उनके स्टैमिना और मैजिक पावर उधार लेने की परमिशन देती है। फिर वो ये भी बताता है कि उसने पहले जिन वॉरियर्स से सोर्ड विल्ड किया है उनकी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स उसे मिल चुकी हैं। काजुना थोड़ा ज्यादा ही घमंडी फील होता है, लेकिन टीम उसे अपना एसेट मानने लगती है। फिर लंच के दौरान निक की धड़कन तेज हो जाती है जब कैरन उन्हें उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जो उसके सपने में था। वहीं पर निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्लॉडिन को देखता है जो एक नए विक्टिम पर अपने पुराने तरीके से शिकार करने में लगी होती है। निक उसे रोकता है और एक इनोसेंट लैड को बचाता है। क्लॉडिन के स्कीम्स का खुलासा होने के बाद वो बिन कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्लॉडिन वापस आती है और निक के सिर पर ठंडी बियर डाल देती है। उसके साथ लियोन होता है जो आयरन टाइगर कॉर्प का पार्टी लीडर है। क्लॉडिन निक को लड़ाई के लिए प्रोवोक करती है, लेकिन निक रिवील करता है कि अगर क्लॉडिन उसे बेवकूफ बनाने में सक्सेसफुल हो जाती तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता। यह सुनते ही लियोन निक से माफी मांगता है और बताता है कि वो क्लॉडिन को ग्रुप से निकालने वाला है क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज्यादा ट्रबल अट्रैक्ट की है अपनी कॉन वुमन हरकतों की वजह से। लियोन ये भी कहता है कि वो निक के साथ काम करने का इंटरेस्टेड है और उसे कांग्रेट्स भी देता है सर्वाइवर्स ग्रुप बनाने और उससे एडवांटेज लेने के लिए। लेकिन लियोन की ये बातें निक को इरिटेट कर देती हैं और वो उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है जब तक कि लियोन का अंडरलिंग आकर निक को नॉकडाउन नहीं कर देता। तभी कैरन भी सीन में एंट्री मारती है और उस बंदे को नॉकडाउन कर देती है। माहौल पहले ही गर्म था कि अचानक विल्मा और रिसेप्शनिस्ट भी पिक्चर में आ जाते हैं, लेकिन लड़ाई छुड़वाने नहीं बल्कि ये सजेस्ट करने की क्यों ना इसे एडवेंचर वाले स्टाइल में सुलझाया जाए। फिर क्या लियोन चैलेंज दे देता है निक को एक ट्रेडिशनल अरिथमेटिक बेयर नकल फाइट का। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये अरिथमेटिक बेयर नकल होता क्या है। इसमें टोटल 10 राउंड्स होते हैं जहां दोनों फाइटर्स रिंग में एक दूसरे को पंचेस मारते हैं और उनके साथ साथ उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स बैठकर मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो ज्यादा सही आंसर्स देगा उसके फाइटर को मिलेगा एक फ्री पंच मारने का मौका। दिक्कत यह है कि कैरन को मैथ बिल्कुल नहीं आती और उसकी टक्कर हो जाती है क्लॉडिन से जो पैसों की गिनती में तो मास्टर है। क्लॉडिन कैरन का मजाक उड़ाते हुए उसे टीम की सबसे बड़ी कमजोरी कहती है। आने वाले कुछ दिनों में पूरी टीम कैरन की पढ़ाई में लग जाती है ताकि वो उस चैलेंज के लिए रेडी हो सके। वहीं दूसरी तरफ जैन अपनी हाईफाई लाइफ में बिजी बार हॉपिंग करता फिर रहा है। बैकग्राउंड की बात करें तो जैन की भी एक विलन वर्दी ट्रेजिक बैक स्टोरी है, लेकिन उसने अपने इमोशंस के आउटलेट का थोड़ा अलग तरीका चुना है और पता चलता है कि वो सिर्फ रैंडम लड़कियों से मिलना ही नहीं पसंद करता बल्कि उसने आयरन टाइगर कोर की इलीगल एक्टिविटीज को भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया है। अब टीम एक सॉलिड कंटिजेंसी प्लान बनाती है ताकि ना सिर्फ ये ड्यूल जीत सके बल्कि सामने वालों की सारी गंदी चालें भी एक्सपोज कर सके। फाइनली अरिथमेटिक बेयर नकल वाला दिन आ जाता है। दोनों फाइटर्स रिंग में आकर रेडी हो जाते हैं। कैरन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ सवाल सॉल्व करना शुरू करती है और सबसे पहले फिनिश भी कर लेती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं जब अनाउंस होता है कि क्लॉडिन ने सबसे ज्यादा सही आंसर्स दिए हैं। मतलब लियोन को मिल जाता है पहला फ्री पंच और वो सीधा निक की गट में मारता है। अगले राउंड में निक को एक सॉलिड राइट हुक भी पड़ता है जिससे कैरन की टेंशन बढ़ जाती है। लियोन भी स्मार्ट मूव करता है, वो बस पंचेस को डॉज करता है और टाइम पास करता है जिससे तीसरा राउंड भी उसी के फेवर में चला जाता है। उधर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना मिलती देख टियाना एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो सजेस्ट करती है कि बाकी के
सारे क्वेश्चंस एक बार में ही सॉल्व कर लिए जाएं, लेकिन अगर हारे तो पूरे 7 पेनल्टी पंचेस खाने पड़ेंगे। निक ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और विल्मा भी अग्री कर जाती है। फिर से कैरेन और क्लॉडीन की हेड टू हेड टक्कर शुरू होती है। टियाना सिग्नल देती है जेन और कजूना को ताकि वो कल्प्रिट को रंगे हाथों पकड़ सकें और रिवील होता है कि सामने वाला टेलीपैथी जेम यूज कर रहा है। बैक आंसर्स क्लॉडीन को सीक्रेटली बता रहा था। सब प्रूफ मिलते ही अथॉरिटीज आयरन टाइगर कॉर्प को चीटिंग के लिए अरेस्ट कर लेती है और बहुत जल्द उनके दूसरे क्राइम्स भी सामने आने लगते हैं। क्लॉडीन की गिरफ्तारी से न जाने कितने लड़के हार्ट ब्रेक और पैसा लूटने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन से पूछताछ होती है एक पुराने ट्रेजर को लेकर जो सालों से गायब है। लियोन कहता है कि वो सोर्ड ब्लैक मार्केट में भी नहीं दिखा, लेकिन गार्ड उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है। तभी लियोन समन कर देता है लेजेंडरी सोर्ड ऑफ रूइनस इवोल्यूशन। बेयर नकल फाइट से मोटी कमाई के बाद पूरी सर्वाइवर्स टीम थोड़ा चिल करती है। निक और कजूना टियाना के साथ कसिनो में जाते हैं वहाँ की बेस्ट आइसक्रीम ट्राई करने के लिए, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि वो सोल्ड आउट हो चुकी है। टियाना स्मग फेस के साथ सारे प्लेयर्स के गेमिंग चिप्स लूट लेती है। इसी दौरान डॉनी जो अगाटे का बॉयफ्रेंड है कार्ड टेबल से हारकर गुस्से में उठता है। तभी अचानक सब पैनिक में भागने लगते हैं। लियोन जो अब एक मॉन्स्टर में इवॉल्व हो चुका है डंजन से निकलकर निक को ढूंढते हुए रैम्पेज मोड में आ जाता है। वो टियाना से टकराता है जो हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं लियोन है। लियोन रिवील करता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ने उसकी सूंघने की शक्ति इतनी बढ़ा दी है कि अब वो झूठ भी सूंघ सकता है। वो धमकी देता है कि अगर टियाना ने निक के बारे में झूठ बोला तो वो उसे खत्म कर देगा। टियाना स्मार्टली जवाब देती है कि उसे हॉस्टेज बनाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सर्वाइवर्स कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, वो बस एक बंच ऑफ पैरानॉइड लोग हैं जो इंसानियत से भरोसा खो चुके हैं। लियोन जैसे ही गार्ड छोड़ता है टियाना एक स्नीक अटैक लॉन्च करती है और बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसे झटका लगता है जब लियोन बड़ी तेजी से उसके पीछे पहुंच जाता है। उसी वक्त टियाना डॉनी को कहती है कि अगेट्टे को लेकर तुरंत भागो। लियोन के साथ अकेली रहकर टियाना क्लियरली कहती है कि निक उसे बचाने नहीं आएगा और लियोन महसूस कर लेता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। लियोन सोचता है कि अब टियाना को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं, तो वो उसे एलिमिनेट करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी जब सबको लगता है निक अब आएगा ही नहीं, वो अचानक कजूना को अपनी सोर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लियोन के अटैक को ब्लॉक करता है। इवोल्यूशन तुरंत निक की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और लियोन अपना फुल पावर एक्टिवेट कर देता है। एक झटके में ही वो और ज्यादा विशेष मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। निक और टियाना अपने दोस्ती की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और सक्सेसफुली एक बॉडी में फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूजन वॉरियर लियोन को रोकने की कोशिश करता है जो अब अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल खो चुका है। लियोन पूरी तरह बर्सर्क मोड में चला जाता है, मासूम लोगों को भी चोट पहुंचाता है। वो इवोल्यूशन से लड़ता रहता है खुद को साबित करने के लिए कि वो पूरी तरह इविल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इवोल्यूशन की ब्रेन वॉशिंग में फंस जाता है जो उसके इमोशंस को यूज कर रहा है अपने डार्क मकसदों के लिए। फिर एक सही मोमेंट देखकर टियाना और निक मिलकर कसिनो के एंटी मैजिक कार्ड से लियोन को जकड़ लेते हैं और उसे नॉर्मल फॉर्म में वापस ले आते हैं। उस रात निक जेल में लियोन से मिलने आता है। निक उसे बताता है कि उन्होंने एवोल्यूशन को सील कर दिया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे और टियाना को पहले से पता था कि लियोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी को मारे बिना कंट्रोल में रहे। फिर सीरीज हमें ले जाती है एक फ्लैशबैक में जहां एगिट जो असली नाम से जानी जाती थी यानी बेल हगिंस डॉनी के बार में काम करती थी और कभी कभी गाने भी गा लेती थी जब मौका मिलता। उसे क्या पता था कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उसी एरिया में घूम रहा था और उसके बाद की स्टोरी तो हिस्ट्री बन गई। जैसे ही उसे आइडल बनने का मौका मिला और उसने आइडल्स को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा, उसे लगा बस यही मेरी डेस्टिनी है। शुरू में सब कुछ ड्रीम जैसा था, लेकिन फिर उसके बॉयफ्रेंड ने असली रंग दिखाना शुरू किया। डॉनी का बिजनेस डूबने लगा और वो बुरी तरह परेशान हो गया अपने बिजनेस को बचाने के लिए। उसे अच्छे से पता था कि अगेट एक आइडल बनकर अच्छे पैसे कमा रही है, तो वो बार बार उससे पैसे मांगता रहा। धीरे धीरे डॉनी को गैम्बलिंग की लत लग गई और तभी उसकी मुलाकात हो गई खुद गैम्बलिंग क्वीन टियाना से। टियाना और निक के फ्यूजन के बारे में डॉनी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब फीमेल नाइट ने ग्रैंड एंट्री लेकर लियोन को हराया तो एगिट के दिल में कुछ चेंज हुआ। उस दिन से वो उस फीमेल नाइट को एडमायर करने लगी और उसे लेडी पैलाडिन कहकर बुलाने लगी। अब वापस प्रेजेंट में डॉनी को उसके सारे डेट्स चुकाने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, एक सिंपल कंडीशन के साथ कि वो एगिट से अपना रिश्ता खत्म कर दे और फ्यूचर में अगर कभी रास्ते में टकरा भी गए तो उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट करे। कुछ दिन बाद एगिटी अपना कमबैक कॉन्सर्ट होस्ट करती है और अपने कमबैक का क्रेडिट देती है उस गॉडेस को जिससे वो कसिनो में मिली थी। निक समझ जाता है कि अगेटे उसी के बारे में बात कर रही है, पर उसे नहीं समझ आता कि इस पर रिएक्ट कैसे करे। कॉन्सर्ट की शुरुआत में अगेटे एक नया सॉन्ग गाती है जो उसने अपनी लेडी पैलेडिन को डेडिकेट किया है, लेकिन इस पीसफुल वाइब के बीच सिटी में एक नया खतरा उठ खड़ा होता है। एक मिस्टीरियस क्रीचर जिसे कहते हैं स्टेपिंग मैन। ऐसा माना जा रहा है कि ये मॉन्स्टर बच्चों को किडनैप कर रहा है। इस चीज को लेकर ऑब्सेस्ड है कजूना, लेकिन उसके साथियों को लगता है कि ऐसा कोई क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बीच एक रिपोर्टर और एडवेंचरर ओलिविया इंटरेस्ट दिखाती है स्टेपिंग मैन के मामले में और कहती है कि अगर कोई सस्पिशियस चीज दिखे तो उसे इन्फॉर्म करें। रात होते ही निक और काजूना कॉन्सर्ट से बाहर निकलते हैं और तभी काजूना को फील होता है कि जेन खतरे में है। दोनों जल्दी से उसे ढूंढने निकलते हैं और एक एली में पहुंचकर उन्हें स्टेपिंग मैन दिखता है। काजूना उस पर चार्ज करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी टारगेट को खो देता है। तभी जेन एक छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है। लड़की का नाम है रेना। रेना क्लेम करती है कि उसी ने उस पर हमला किया और बताती है कि उसकी माँ भी उसी कल्प्रिट की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जेन रेना की बातों पर भरोसा जताता है और उसकी माँ की ब्रेवरी की भी तारीफ करता है। फिर अचानक रेना रिक्वेस्ट करती है कि उसे जेन का अप्रेंटिस बना लिया जाए। निक फौरन इंटरवीन करता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा ही कोई केस
केस सुना था। सरप्राइजिंगली जेन पूरी तरह काम रहता है और रेना की रिक्वेस्ट पोलाइटली रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि वो आराम करे और अपना माइंड क्लियर करे। जब रेना उसे हग करना चाहती है तो सब उसे रोक देते हैं। जेन उसे सॉफ्टली रिमाइंड करता है कि जब तक वो एडल्ट नहीं बनती तब तक उसे उसके करीब नहीं आना चाहिए। अब सर्वाइवर्स पहुंचते हैं लैबिरिंथ सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक ऐसी गिल्ड में जहां एडवेंचर्स नहीं बल्कि बाउंटी हंटर्स होते हैं। वहां वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि स्टेपिंग मैन के बारे में कोई इन्फो मिल सकती है क्या, लेकिन क्योंकि वो लोग नए हैं रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहता है कि पहले एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेस्ट कंप्लीट करो। एक बंदे को पकड़ना है, नाम है हेल। क्वेस्ट डिस्कस करते वक्त एक हंटर जिसका नाम है ऐश अनॉयड हो जाता है। उसे लगता है कि एडवेंचरर्स उनका काम छीन रहे हैं और कहता है कि इन्हें तो बस गॉब्लिन हंटिंग तक ही रहना चाहिए। ऐश एक वेजर कॉल करता है और टियाना एक कॉइन से भरा बैग स्लैम करती है टेबल पर। कॉन्फिडेंटली बेटिंग करती है कि वो लोग हेल को पकड़कर गिल्ड तक जरूर लाएंगे। डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए सर्वाइवर्स को गेटकीपर वार्न करता है कि नालगारवा से दूर रहना। रास्ते में उनकी टक्कर कुछ थग से होती है जिनको वो आसानी से पकड़ लेते हैं और हेल की लोकेशन का पता निकाल लेते हैं। क्वेस्ट के दौरान जेन को वहां के लोगों की हालत देखकर काफी डिस्टर्बेंस महसूस होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग हेल को ढूंढ निकालते हैं और बिना किसी ज्यादा एफर्ट के उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक और बंदा आ जाता है, नालगारवा, जो पहले प्रीस्ट था। नालगारवा बताता है कि हेल उसका पेशेंट है जो येलो डेविल डिजीज से पीड़ित है। लेकिन बाउंटी की बात होते ही नालगारवा को मजबूरी में हेल को सरेंडर करना पड़ता है। कजूना मौके का फायदा उठाते हुए स्टेपिंग मैन के बारे में भी पूछता है, लेकिन नालगारवा से उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। सरप्राइजिंगली हेल मेंशन करता है कि एक रिपोर्टर बच्चों को कैंडी देकर स्ट्रीट्स में उनसे बात कर रही थी। गिल्ड में वापस टियाना पूरे बैटिंग पैसे उठा लेती है और सबको एक बढ़िया ड्रिंक की ट्रीट देती है। अगले दिन सुबह रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनका पेमेंट देता है, साथ में स्टेपिंग मैन से जुड़ी कुछ केस फाइल्स भी। तभी ओलिविया वहां आ जाती है एक बच्चे से कैजुअली इंटरव्यू लेती हुई। इस बीच कजूना और कैरन स्टेपिंग मैन से पहले एनकाउंटर की बात करते हैं और ओलिविया सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन तभी निक उसे फेस करता है और सवाल पूछने लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए ओलिविया छत से छलांग लगाकर वहां से भाग जाती है और कैरन और टियाना का एग्जिट्स गार्ड करने का सारा एफर्ट वेस्ट चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेना की मॉम, जिनका नाम है एडा, वहां आती हैं और सबको थैंक्स देती हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। पता चलता है कि एडा एडवेंचरर सर्कल में काफी फेमस है और निक बताता है कि वो ए रैंक के एडवेंचरर है और वो 5th को भी जानती है जो अब एस रैंक बन चुकी है। अचानक से रैन फिर से जेन से कहती है कि वो उसकी अप्रेंटिस बनना चाहती है। यहाँ जेन थोड़ा अपनी इमोशंस रिवील करता है और एडमिट करता है कि उसे छोटे बच्चों से डर लगता है, स्पेशली रेना जैसी लड़कियों से। जब रेना उससे पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों, जेन सिंपली कहता है कि कोई भी होता वही करता। लेकिन वो ये भी एडमिट करता है कि उसे खुद भी शौक लगा था कि शायद वो अपना ये डर धीरे धीरे ओवरकम कर सकता है। इसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होती है असली मुद्दे पर, यानी कैसे स्टेपिंग मैन को हराना है। निक एडा से हेल्प मांगता है ताकि वो लोग इस डेंजरस एनिमी से फाइट करने लायक बन सकें। ट्रेनिंग शुरू होती है एक स्पेशल मशरूम ड्रिंक से जो उनकी लेटेंट मैजिकल एबिलिटीज को अनलॉक कर सकती है। उसके बाद एडा एक सॉलिड टॉक देती है और फिर सबकी तगड़ी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वो लोग एयर में फाइट कर सकें जैसे स्टेपिंग मैन करता है। इधर फिर से स्टेपिंग मैन की एंट्री होती है। वो दोबारा सर्वाइवर से टकराता है और फिर से भाग निकलता है। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद ओलिविया कल्प्रिट नहीं है। उन्हें शक होता है कि जो असली किडनैपर है वो कोई एंशिएंट मैजिक टूल्स यूज कर रहा है। निक फिर से लियोन से मिलने जाता है, इस बार कुछ स्टीम्ड बन्स के बदले एडवाइस मांगता है। लियोन एक खास चीज के बारे में बताता है, इल्यूजन किंग जेम, जो किसी की प्रेजेंस और अपीयरेंस पूरी तरह बदल सकता है और इस इल्यूजन को तोड़ने का तरीका है उस यूजर का असली नाम बोलना। जेन और टियाना की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें एनिमी की लोकेशन का आइडिया हो जाता है जो फिर से उन्हें ले जाती है सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ। वहाँ गेटकीपर उन्हें कुछ रैंडम केसेस की अपडेट देता है जिससे उनका डाउट और बढ़ जाता है। उसी हैवी फॉग में चलते हुए अचानक ओलिविया निक पर अटैक कर देती है और अब निक दिखाता है अपना ट्रेनिंग का रिजल्ट। ओलिविया उस पर स्टेपिंग मैन होने का आरोप लगाती है लेकिन कजूना अपना पैरेलल यूज करके उस पर काउंटर करता है, पर ओलिविया भी सेम टेक्निक से उसे जवाब दे देती है। निक उसका नाम कॉल करता है लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। फिर वो दोनों बैठकर काल्मली बात करते हैं। ओलिविया क्लियर करती है कि वो सच में रिपोर्टर है और उसे स्टेपिंग मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले फुल टाइम एडवेंचरर थी और उसे ये टाइटल उसी टाइम मिला था। जब कंफर्म हो जाता है कि दोनों ही बच्चों को किडनैप करने वाले असली क्रिमिनल नहीं हैं, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब साथ मिलकर असली स्टेपिंग मैन को ढूंढेंगे। अब ओलिविया और बाकी सर्वाइवर्स स्टेपिंग मैन के रीसेंट विक्टिम के पास जाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। जब वो उस डेड गर्ल का बॉडी चेक करते हैं, जेन को उसके नीचे इल्यूजन किंग जेम का टुकड़ा मिलता है। ओलिविया जैसे ही जेम तोड़ती है, लड़की की आर्म पर एक बर्न मार्क उभर आता है और साथ ही येलो डेविल डिजीज का ट्रीटमेंट का ट्रेस भी मिलता है। केस फाइल देखने पर सब क्लूज उसी लोकेशन की तरफ इशारा करते हैं जहां वो पहले जा चुके थे। जेन को यकीन हो जाता है कि शायद अब उन्हें असली स्टेपिंग मैन मिल ही गया है। नेक्स्ट सीन में निक स्टेपिंग मैन से 1 vs 1 कॉम्बैट करता है। जैसे ही वो उसका नाम कॉल करता है, इल्यूजन टूट जाता है और सामने आता है एक्स प्रीस्ट नालगरवा का चेहरा। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन निक चालाकी से उसे ट्रैप में फंसा देता है और बाकी सर्वाइवर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेन उससे पूछता है कि उसने येलो डेविल डिजीज क्यों फैलाया और तब नालगरवा बताता है कि उसकी बेटी की मौत इसी डिजीज से हुई थी और जब लोगों को लगा कि ये डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तब रूमर्स फैलने लगे कि उसकी बेटी बहुत सारे अफेयर्स में इन्वॉल्व थी। पर रियलिटी ये
ये थी कि नालगारवा की बेटी ने सिर्फ एक पेशेंट का इन्फेक्टेड ब्लड छू लिया था। वो तो बस अपने पिता को डॉक्टर की तरह कॉपी कर रही थी। अपनी बेटी की मौत को मीनिंगलेस न बनने देने के लिए नालगारवा एक क्यूर ढूंढने के लिए किसी भी हद तक चला गया, यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी बलि चढ़ाने को तैयार था। जैन उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और नालगारवा को लताड़ता है कि उसने कितने लोगों को अनइमेजिनेबल पेन दिया, लेकिन नालगारवा हंसता है एकदम मैनिएकल वे में और कहता है कि उसे मार देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तभी कजुना सबको अलर्ट करता है कि कोई और आ रहा है। एक मिस्टीरियस फाइटर फुल आर्मर में आता है और नालगारवा को चुप कराने के लिए उसकी बॉडी पियर्स कर देता है। जैन उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद जमीन पर गिरा दिया जाता है। कैरेन और तियाना दोनों एक साथ पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। अब ओलिविया सीन में जंप करती है कुछ टाइम बाय करने के लिए और उस एनिमी को व्हाइट मास्क कहकर बुलाती है। सरप्राइजिंगली वो उसका ब्लेड अपने बेयर हैंड से ब्लॉक कर लेती है और अब शुरू होती है एक फुल ऑन ऑफेंसिव मोड वाली फाइट। ओलिविया जानबूझकर व्हाइट मास्क को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि निक और जेन को टाइम मिल जाए अपनी बॉडीज को मर्ज करने का। तभी व्हाइट मास्क रियलाइज करता है कि उसके सामने वाला ओपोनेंट भी उसी तरह का रेलिक यूज कर रहा है जैसा उसके पास है। वो ओलिविया को एक मैजिकल बैरियर में ट्रैप कर देता है जिससे वो इंटरफेयर न कर पाए। और ये बैरियर कोई सिंपल वॉल नहीं, इसमें इतनी ज्यादा प्रेशर है कि अंदर कोई भी इंसान क्रश हो सकता है। वो अंदर फंसी होती है और बाहर निक और जेन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हाइट मास्क उन्हें रोक देता है। व्हाइट मास्क की ब्रूट ताकत के सामने दोनों लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन मर्ज्ड वॉरियर निक की स्पीड का सही इस्तेमाल करता है और व्हाइट मास्क की वीक पॉइंट पर हमला करता है। जब सारा ध्यान नाइट का उसके सामने वाले पर होता है तो बैरियर की ताकत कमजोर होने लगती है और ओलिविया को फाइनली बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो फिर से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और जब व्हाइट मास्क सोचता है कि अब वो जीतने ही वाला है, तभी बॉन्ड अचानक आकर उसे सीधे फेस पर स्टैप कर देता है। व्हाइट मास्क इस बात से शॉक होता है कि कोई उसकी ताकत के बराबर निकल आया और फिर वो लड़ाई छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जाते जाते पूरे बिल्डिंग को एक मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ा देता है। सबको बस थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन नालगारवा की हालत ज्यादा सीरियस लगती है। नालगारवा जानता है कि या तो वो व्हाइट मास्क के कर्ज से मरेगा या फिर येलो डेविल डिजीज से। वो सबको बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो, बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले निकल जाओ। जेन एक स्पेल डालता है ताकि नालगारवा की पेन थोड़ी कम हो जाए और बाकी सब सेफली एस्केप कर सके। बाहर आकर सब एक सेकंड के लिए थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। स्टेपिंग मैन वाली मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, लेकिन तभी ओलिविया एक और खतरे की वार्निंग देती है। व्हाइट मास्क अभी भी जिंदा है और चांसेस हैं कि वो किसी और उससे भी बड़े विलन के अंडर कंट्रोल हो। ओलिविया सबको अलर्ट रहने की सलाह देती है। फिर वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करती है। वो सिर्फ रिपोर्टर, एडवेंचरर या स्टेपिंग मैन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट ग्रेड एंटी डीमन वेपन है जिसे कहते हैं द सोर्ड ऑफ प्रोवेस। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सर्वाइवर्स थोड़े सैड और इमोशनल हो जाते हैं। निक को फिर से उस बैंडिट की याद आती है जिसने उसके दोनों पेरेंट्स को मारा था। अगर आर्गस नहीं होता तो शायद वो भी उस दिन मर गया होता। आर्गस ने उसे बचाया और फिर उसे अपनी गिल्ड काउंटलेस बैटल आर्ट्स में ले लिया। आज भी निक के पास आर्गस का दिया हुआ टूटा हुआ डैगर है जिसे उसने कभी फेंका नहीं। वहीं ज़ैनब नालगारवा का अनऑफिशियल सक्सेसर जैसा बिहेव करने लगा है। वो उसी पॉवर्टी स्ट्रिकन विलेज में एक क्लिनिक चला रहा है। कभी कभी वो खुद श्योर नहीं होता कि वो ये रिस्पेक्ट के लिए कर रहा है या सिर्फ अपनी पर्सनल पीस के लिए, लेकिन एक बात तय है, वो लोगों की हेल्प करके खुश है। टियाना की हालत थोड़ी अलग है। उसे रातों में नींद से बार बार डर के मारे उठना पड़ता है। वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए फिर से गैम्बलिंग में जाती है, लेकिन अब उसे जीतकर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कैरेन हमेशा की तरह गिल्ड में जब भी निक से मिलती है एक स्माइल के साथ मिलती है, लेकिन उसे पता है कि वो कालियोस को अब तक नहीं भुला पाई है। भले ही वो पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश करती हो, लेकिन ड्रैगन किंग जेम चुराने का बदला लेने की उसकी इच्छा अब भी जिंदा है। बाद में वो उसी मर्चेंट को देखती है जो किसी और लड़की के साथ वही पुरानी ट्रिक करने की कोशिश कर रहा होता है। कैरेन को देखते ही वो डर के मारे पीछे हट जाता है और कैरेन लड़की को जाने देती है। तभी निक और बाकी टीममेट्स कैरेन को बुलाते हैं। उन्हें साथ में फेस्टिवल देखने जाना होता है। लॉन्ग टाइम बाद सब एक बार फिर से फन करने जा रहे होते हैं। रास्ते में ओलिविया भी दौड़ती हुई आ जाती है, लेकिन टियाना अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और ओलिविया के बोलने से पहले ही वो डार्क डीमन गॉड के रिजरेक्शन की खबर सुन लेती है। ओलिविया भी अब सीरियस हो जाती है और बताती है कि हो सकता है व्हाइट मास्क भी उसी में इन्वॉल्व्ड हो। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उसे ब्लैक मार्केट का पता चला है जहां इल्यूजन किंग जेम सेल हुआ था। कैरेन उसे सुनकर पूछती है कि क्या ड्रैगन किंग जेम भी वहीं सेल हुआ होगा। उसे थोड़ा बेटर फील कराने के लिए सब मिलकर उसे प्रपोज करते हैं कि सीक्रेट जूल को ढूंढना अब उनका नेक्स्ट क्वेस्ट होगा। और ऐसे ही सर्वाइवर्स की टीम फिर से रेडी हो जाती है नेक्स्ट मिशन के लिए। सीन के एंड में कजुना और ओलिविया आपस में बात करते हैं। दोनों ही ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो बाकी सर्वाइवर्स से ज्यादा टाइम तक जिएंगे। ओलिविया को लगता है कि उनकी टीम में एम्बिशन की कमी है, पर कजुना कहता है कि अभी उन्हें ग्रो करने में टाइम लगेगा। फिर भी दोनों को इस बात पर भरोसा है कि एक दिन यही लोग डार्क डीमन गॉड को हराकर दुनिया को बचा सकते हैं। और यहीं ये वीडियो एंड होता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।